आभार धन्यवाद देना चाहता हूं और इनके प्रयास को विशेष रूप से कि जिस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज में ये पूरे साल काम करती रहती हैं और ये इनके परिश्रम का नतीजा है। पहले मैं देखता था कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, लेकिन इतना अच्छा आयोजन और बार बार लोगों को जोड़ के बुलाना करना बड़ा मुश्किल होता था। आज विषय है लीडरशिप को लेकर के, तो मैंने मिताली जी से पूछा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, तो उन्होंने कहा किसी के इर्द गिर्द कुछ आप बोलिएगा। तो जरूर मैंने कुछ रात में मैं सोने से पहले मैंने सोचा कि कुछ बोलना है तो क्या बोलना चाहिए, तो मैंने 2-4 पॉइंट नोट किए कि भाई ये बातें जरूर आज कहनी चाहिए। और आमतौर पर ये ईश्वर का आशीर्वाद रहा है कि मैंने कभी कोई पॉइंट जरूर लिखे होंगे लेकिन कभी कोई भाषण नहीं पढ़ा होगा अपने जीवन में आज तक। तो कुछ बातें जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा। यहाँ पे इस बार सबसे मैं कह सकता हूं कि बहुत ही कॉम्पैक्ट हाल दीपाली जी ने चुना है और मुझे लगता है कि श्रोता भी सारे बड़े गंभीर हैं, अच्छे हैं, तो गंभीर बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले लीडरशिप के बारे में बात की जाए कि दुनिया में जितने लीडर हुए या वे लोग हुए जिनको नेतृत्वकर्ता माना गया, तो उनको क्यों माना गया और उनके अंदर क्या वो खूबी रही जिसके कारण वो नेतृत्व दे पाए। क्योंकि नेतृत्व दे पाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि परिवार चलाना भी एक बड़ा कठिन जिम्मेदारी है और परिवार चलाने की जिम्मेदारी में भी रोज अखबारों में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने खुदकुशी कर ली। तो देश चलाना या साम्राज्य को चलाना और उसको नीति नियम से बांधकर स्वयं को उस लायक बना करके चलाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वैसे लोग जो आज के डेट में नए जमाने में कभी राज्य रजवाड़े हुआ करते थे, कभी जो है सूबेदारी हुआ करती थी, कभी उससे जो है छोटी छोटी जिम्मेदारियां हुआ करती थी। अब समय बदला तो जितना विकास 3 लाख सालों में हुआ उतना विकास अगले 3000 सालों में हो गया, और जितना विकास 3000 साल में हुआ वो अगले 300 सालों में उतना विकास हो गया, और जितना 300 सालों में हुआ आप लोग आंकड़ा लगा के देख लीजिए उतना अगले 3 सालों में हो गया, और जितना 3 सालों में विकास हुआ वो अब 30 दिन में करने की क्षमता कुछ देशों ने उपलब्ध कर लिया है। जैसे कि एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं कि मुंबई में मैं रहता था, जो मुंबई का सी लिंक बना है वो मेरे आंखों के सामने बनना शुरू हुआ और उसको बनने में 9 साल का वक्त लगा। उसकी कुल लंबाई है 5.6 किलोमीटर, और जब वो बनने की उसकी घोषणा हुई उसी बीच में चाइना के 2 शहरों के बीच में एक 37 किलोमीटर लंबा ब्रिज बना, 37 किलोमीटर लंबा, और वो 3 साल के अंदर बनना शुरू भी हुआ और 3 साल के अंदर कमीशन भी हो गया और उस पर ट्रैफिक चलने भी लगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे लीडरशिप में और कुछ और देश हैं जो उनके लीडरशिप में बहुत इतना मूल अंतर क्यों है। मूल अंतर इसलिए है कि जो हमारे यहां भी कहा गया है कि राजा वही होना चाहिए, शासक वही होना चाहिए, नेतृत्वकर्ता वही होना चाहिए जिसकी अपनी कोई समस्या न हो, जिसकी अपनी कोई कमजोरी न हो, वो किसी भी तरह से किसी आंसुओं का मुहताज न हो कि कोई आंसू उसे रोक ले। और हमारे यहां एक कहानी बताती है कि राजा भरत के 9 पुत्र थे, और जब वो अपने गुरु के यहां गए कि मैं इनमें से किसको युवराज नियुक्त करूं, तो उनके गुरु ने कहा कि भरत, मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि तुम मुझसे ये पूछने के लिए क्यों आए हो। पूछने के लिए आए हो इसका मतलब तुम्हारे मन में कोई दुविधा है, कोई संकट है, कोई संदेह है। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम्हारे 9 पुत्रों में से एक भी नहीं जिसे युवराज बनाया जा सके। तो भरत को धक्का लगा और मन्यु पुत्र भारद्वाज को उन्होंने हस्तिनापुर का युवराज नियुक्त किया, और उनकी मां पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई हुई इस बात को लेके। उनकी मां के बीच बहुत लड़ाई हुई। तो हमारे देश में ऐसे एग्जाम्पल रहे कि जिन लोगों ने नेतृत्व करने के लिए
अपना सर्वस्व त्याग दिया और अपने सगे रिश्ते को भी किनारे रख के देश का भला करने की सोची। ये वो देश है भारत। लेकिन हमारे यहां जहां से नेतृत्व की कला निकल के आई, नेतृत्व दो तरह का था। एक प्योर लीडरशिप थी जिसको पहले राजा कहा जाता था, लेकिन राजा के साथ साथ बगल में एक कुर्सी और लगी होती थी जिसे कुलगुरु कहा जाता था, जो राजा को स्पिरिचुअल लीडरशिप देता था। मैं लीडरशिप को दो हिस्सों में बांटता हूं। जैसे हमारे देश के कुछ विचारकों ने, कुछ नीतिज्ञों ने धर्म और राजनीति के मिश्रण को जहर बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे धर्म और राजनीति एक साथ मिलाए जाएंगे तो उसके बड़े दुष्परिणाम होंगे, और धर्म जो है राजनीति को छल करने का और उसको और ज्यादा लोगों के दिमाग में प्रभावी बनाने का एक अच्छा टूल बन जाएगा, और अक्सर ऐसा देखा भी गया है। तो नेतृत्व फिर कैसा होना चाहिए? नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो जनता के दिमाग को, उनके काम करने के तरीके को बंधन में न रखे, बांधे नहीं, बल्कि स्वतंत्रता दे। और स्वतंत्रता देने के तरीके क्या हैं? जैसे शेरशाह सूरी का एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। इसी दिल्ली शहर में जो लोहे वाला पुल का एरिया है, शेरशाह सूरी ने एक औरत रात को जा रही थी, गहनों से लदी थी, उसको लूट लिया लुटेरों ने। शेरशाह सूरी ने दंड का ऐसा विधान बनाया कि उस एरिया के कोतवाल के दोनों हाथ कटवा दिए, और उसके बाद 5 सालों तक बार बार प्रयोग करवाया उस आदमी ने। कोई एक भी औरत नहीं लूटी गई, कोई एक औरत भी नहीं छेड़ी गई। तो कहा जाता है कि समाज में व्यापक रूप से नियम को, अनुशासन को लागू करने के लिए बड़ा जरूरी होता है कि जो है दंड का विधान रहे। जैसे एक और कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अकबर के दरबार में 2 राजपूत बच्चे गए, मतलब किशोर वय के थे, और उनको ऐसी सूचना थी कि अकबर को बहादुर बच्चों की तलाश है। तो उन दोनों बच्चों ने जाके कहा कि आप हमें अपनी सेना में भर्ती कर लीजिए और हम बहुत बहादुर हैं। तो अकबर ने कहा कि हम कैसे मान लें कि तुम बहादुर हो? तो उन दोनों बच्चे भी थोड़ा पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बोला कि भाई तो कैसे भरोसा किया जाए कि तुम बहादुर हो? तो बोला कि बहादुर होने का कोई सर्टिफिकेट देने वाली संस्था है नहीं, अभी तक कोई ऐसी जगह बनी नहीं जहां सर्टिफिकेट बंटता हो कि हम बहादुर हैं। तो बोला कि भाई तुम लोग कोई बड़ी लड़ाई भी तो नहीं लड़े हो? बोला कि हम नहीं लड़े हैं तो इससे भी तो नहीं पता चलता कि हम कायर हैं। दोनों के बीच विवाद बढ़ा, और कहानी बताती है कि दोनों सगे जुड़वे भाई थे। दोनों ने तलवार उठाई और बोला कि तुम्हें राजपूतों के बारे में पता होना चाहिए। दोनों ने तलवार एक दूसरे के सीने में उतार दी और दोनों वहीं मर गए। तो अकबर दौड़ा दौड़ा अपने सिंहासन से उतरा और कहा, बोला कि क्या किया, ये मूर्खता क्या कर दी तुम दोनों ने? बोला इसलिए कि जब कोई हमारे जैसा दूसरा है तो सवाल मत करना, क्योंकि चरित्र और बहादुर बताने वाली कोई संस्था नहीं है जिसके बारे में बताया जा सके। ये यही प्रमाण है। फिर कहानी बताती है कि उसने फिर राजपूतों की एक मीटिंग बुलाई कि क्या आप लोगों के अंदर ऐसा भाव है, इस तरह से आप लोग जीवन जीते हैं? तो अकबर को बताया शुरुआती दौर में लोगों ने कि हाँ, राजपूत ऐसे ही जीते हैं। फिर उसके मन में राजपूतों के लिए एक बहुत गहरा सम्मान पैदा हुआ कि राजपूत बहादुर होते हैं। हर कहानी का एक हिस्सा है, एक कैरेक्टर है। अब बात आती है स्पिरिचुअल लीडरशिप की कि स्पिरिचुअल लीडरशिप हमें क्यों जरूरी है। लेकिन स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ भी इस देश में कैसा गंदा और भद्दा मजाक हुआ। मैं जीसस की एक कहानी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब जीसस को सूली लगी तो जीसस के सबसे 12 प्यारे शिष्य थे। 12 में से 11 तो जब सूली लगी तो भाग गए, और एक ने उनको 30 रुपए में बेच दिया। यानी 12 में से 11 भाग गए, एक ने उनको 30 रुपए में बेच दिया। और जब सूली लगी वो मर गए, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा कि उस सूली से लाश उतारी किसने? 3 औरतों ने, जो उनके साथ, उनकी मां ने तो यात्रा किया था, उन्होंने उनको जना था। और 2 औरतें थी जिसमें मैरी मैगदलीन थी, वो उस शहर में वेश्या थी, और दूसरी उसकी बहन थी। ये 3 औरतों ने ईसा मसीह की लाश जब उनको क्रूसिफाई किया गया तो उससे उतारा।
लेकिन जितना भी विकसित समाज उस वक्त वहां का रहा होगा या नहीं रहा होगा, या हमारा यहाँ का समाज चाहे जितना विकसित रहा होगा, जहां कहा जाता है कि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो हमारे यहाँ भी ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना में किसी स्त्री को सम्मान नहीं दिया गया, किसी स्त्री को नहीं उसमें शामिल किया गया, या उसकी आत्मा को नहीं डाला गया कि नहीं जी ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में भी एक ये हैं। और वहां भी उन 3 औरतों में चलिए वेश्या को कोई सम्मान कैसे देता, बड़ा मुश्किल होता है किसी समाज को उस तरह का सम्मान देने के लिए। लेकिन जो काम कई बार सतियां नहीं कर पाती, कई बार वेश्याएं वो काम कर जाती हैं, जैसे ईसा मसीह के सामने ये उदाहरण है। और चलो उसको तो छोड़ दो, मैगदलीन को तो छोड़ दो, उसकी बहन को भी छोड़ दो, उनकी मां को सम्मान क्यों नहीं दिया गया उस तरह से? हाँ, एक दिन रख दिया गया मैरी मां की पूजा के लिए। लेकिन जो समाज कहा जाता है कि हमारे यहां का विकसित था एक वक्त में, पश्चिम का समाज तो बहुत ज्यादा डूबा हुआ था। लेकिन पश्चिम के समाज ने जितनी तरक्की जितने कम समय में प्राप्त की, उतना ही हम पिछड़ते चले गए। अगर आज कहते हैं कि हमारे देश के जितने उद्योगपति हैं वो रिसर्च पर 1 रुपया खर्च नहीं करते, वो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाते जो आपके जीवन को बहुत प्रभावित करे या आपके जीवन में बहुत उपयोगी हो। आज हम अमेरिका से लड़ने की बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दे, गूगल को, आपका सारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा आधे घंटे के अंदर। हमने अपने लीडरशिप के जरिए आविष्कार करना, रिसर्च पर पैसा खर्च करना लगभग बंद सा कर दिया। अल्लामा इकबाल की जो कविता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, तो ये बात बिल्कुल सही थी। हमारी हस्ती थी, लेकिन हमारी हस्ती किस रात मिट गई, कैसे मिट गई, हमें पता नहीं चला। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया और 712 ईस्वी से लेकर के 1947 तक हमारा गुलामी का बहुत शानदार इतिहास रहा है। और हमें गुलाम किसने बनाया? हमें गुलाम हमारे लोगों ने बनाया, खुद हमारे लालच ने बनाया। अंग्रेज कितने थे पूरे एशिया महाद्वीप में? जब पूरे एशिया महाद्वीप की आबादी 60 से 64 करोड़ के आसपास थी, मात्र 1,60,000 1,60,000 लोग 64 करोड़ लोगों के ऊपर शासन कैसे कर सकते हैं? कौन सा विज्ञान बताता है कि एक अगर पिशाब कर दें 64 करोड़ लोग खड़ा होके तो 1,60,000 लोग डूब जाएं उसमें? लेकिन उन लोगों ने शासन ही नहीं किया, मान मर्दन भी किया। क्यों? क्योंकि हम बहुत गहरे में गुलाम हो चुके थे अपने दिमागी रूप से। और नेता वहीं पैदा होता है जो समाज की इस गुलामी को तोड़ के धरती फाड़ के निकलता है। जैसे एक बीज को पैदा होने के लिए गीली जमीन चाहिए, सूरज की थोड़ी रोशनी चाहिए, थोड़ी हवा चाहिए और प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। अगर इतना न मिले तो बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज भी सूख जाए। और हमें जिस समाज में हम पैदा होते हैं हमें पता नहीं चलता। हम पहले से ही एक संस्कार लेके पैदा होते हैं, हम पहले से ही परिवार के एक बंधन में पैदा होते हैं, पहले से हमारी जाति होती है, पहले से हमारा सब कुछ फिक्स होता है। ये एक खास तरह की जेल है जिसमें हम पैदा होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इतिहास लिखा, जिन लोगों ने इतिहास बनाया, उनके जीवन को जरा टटोल के देखिए। उन लोगों ने उन बेड़ियों को तोड़ा, उन बेड़ियों से आगे निकले। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं कि हम भी कितने स्वार्थी हैं। मान लीजिए तेज बारिश हो गई, मुंबई में बाढ़ आ गई, तो हम बड़ा कोसते हैं कि बहुत बारिश हो गई, बहुत बारिश हो गई, बड़ा नुकसान हो गया। तेज धूप हो गई 45 डिग्री की, हम बहुत कोसते हैं कि बहुत तेज धूप हो गई, बड़ी दिक्कत है। लेकिन हम वहां भूल जाते हैं कि अगर पानी न हो तो ये 70% पानी वाला शरीर पानी के बिना सूख जाए। अगर पानी न हो प्रचुर मात्रा में तो किसान की फसल सूख जाए। जहां हमारी जरूरत है उतना तो हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इस नेचर से, इस प्रकृति से, इस परमात्मा से। लेकिन जरा सा ज्यादा हो गया तो हम तुरंत कोसने लगते हैं, तुरंत हम उस पर उलाहना देने लगते हैं। दूसरी बात, सूरज की रोशनी, अगर सूरज की रोशनी न हो तो हम तुरंत पीले पड़ जाएंगे। फसल उसल की तो छोड़िए, हमारा शरीर 72 घंटे के अंदर पीला पड़ जाएगा और हम 80-90 घंटे के अंदर सूरज की रोशनी न हो तो हम मर जाएंगे। ये विज्ञान कहता है, फिजियोलॉजी कहती है। तो
कहने का मतलब यह है कि हमें हर चीज चाहिए जरूर, लेकिन अगर प्रकृति संतुलन बनाने के लिए पानी कहीं ज्यादा न फैलाए तो पानी फिर प्रचुर मात्रा में दे भी नहीं पाएगी। अगर सूरज कहीं ज्यादा तापमान न फैलाए या ज्यादा रोशनी न फेंके तो हमें बराबर मात्रा में रोशनी दे भी नहीं पाएगा। तो हम खुद अपने स्वभाव में इतने स्वार्थी हैं, इतने क्षुद्र हैं कि जिससे हमारा जीवन संचालित होता है, हम रोज उसको भी कोसे बिना नहीं मानते, हम उसको भी आभार नहीं देते, हम आभार से नहीं भरे हुए हैं प्रकृति के प्रति। तो हमारे लीडरशिप में भी बहुत कमी है, बहुत बेसिक कमी है, बहुत मूलभूत रूप से कमी है। और जो हमारे यहां अब कमर्शियल लीडरशिप की बात करते हैं, जैसे अमेरिका में पता है सबको, पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को, अखबार पढ़ने वाले हर सजग नागरिक को, कि अमेरिका से हमारे थोड़े रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। अमेरिका ने एसेस कर लिया कि भाई हम कुछ ऐसा बनाते नहीं, उसने कह दिया कि तुम्हारे किसी सामान की हमें जरूरत नहीं, टैरिफ लगा दिया। H1B1 वीजा के लिए जो है 1 करोड़ रुपए फीस रख दी लगभग। आज डॉलर का प्राइस निकाल लीजिए, 1 लाख डॉलर लगभग करोड़ के आसपास है। इस देश में कितने लोगों की हैसियत है 1 करोड़ रुपए वीजा की फीस देने की? यानी उसने तरीके से ये कह दिया कि तुम लोग मत आओ मेरे यहां, यानी हमारी हैसियत बता दी। सही में हम विश्वगुरु थे, लेकिन हम विश्वगुरु अब नहीं हैं। हमें कुछ नहीं तो ये मेरा ये मानना है कि अपनी गरिमा, खोई गरिमा को पाने के लिए कुछ ऐसे संस्थान बनाने चाहिए जो हमें वापस हमारी जड़ों की तरफ ले जाएं, हमारे उन विज्ञानों से हमें परिचित कराएं, हमारे उन कृष्ण के कहे शब्दों को खोजें जिस पर रशियन वैज्ञानिकों ने और जर्मन वैज्ञानिकों ने बहुत गहरा काम कर लिया है। उनका यह मानना है कि अगर बीबीसी ब्रॉडकास्ट करता है इंडिया में 5 सेकंड के बाद हमारा ट्रांजिस्टर उसको पकड़ता है, तो मैथमेटिक्स के इसी फार्मूले पर 5,500 साल पहले कही गई कृष्ण की बात को पकड़ा जा सकता है। यानी आकाश और शब्द में बड़ा गहरा नाता है, गहरा संबंध है। इस प्रकृति के रहस्यों को जितना हमने डिकोड किया उतना दुनिया में कभी डिकोड हुआ ही नहीं, लेकिन हम ही भूल गए डिकोड करना। जब हम भूल गए तो दूसरों ने उसे उठा के जानना शुरू किया। अष्टावक्र गीता में, भाई कृष्ण की गीता दुनिया की सबसे काम की किताब है। आचार्य रजनीश का एक प्रवचन मैंने सुना, आचार्य रजनीश का नाम लेने में लोगों को बड़ी शर्म आती है। कल मैंने बोला कि जितने तथाकथित बाबा बैठे हुए देश में, बाहर तो वेद उपनिषद लगा के बैठे हुए हैं, इनके अंदर के कमरे में आचार्य रजनीश भरे हुए हैं। बोलना पड़ेगा उस आदमी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उस आदमी ने 20वीं सदी में जो काम किया किसी एक अकेले आदमी ने काम नहीं किया। उनका एक कथन मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने इस बात को बहुत जोर देके कहा था कि तुम अपनी हैसियत को पहचानो। तुम्हारे यहां सप्तऋषि पैदा हुए, तुम्हारे यहां विश्वामित्र जैसा महर्षि पैदा हुआ, जो पहले अपने अहंकार में मुनि वशिष्ठ से तो लड़ा, लेकिन बाद में फिर साधु हो गया और उसने जीते जी स्वर्ग की रचना कर दी। तुम्हारे यहां ऐसे गौरवशाली लोग पैदा हुए, तुम्हारे यहां पतंजलि जैसे लोग पैदा हुए, तुम्हारे यहां कणाद जैसे लोग पैदा हुए। तुम अपनी हैसियत को भूलते जा रहे हो, पहचान नहीं पा रहे हो। और इसको पहचानने के लिए जरूरी है कि ऐसे संस्थान बने, ऐसे इंस्टीट्यूट बने, ऐसे उन लोगों को खोजा जाए, डिकोड किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए। इकट्ठा करके भारत क्या है, भारत की शक्ति क्या है, दुनिया के सामने तब बताई जाए तो कोई बात बनती है। मान लीजिए IIT में हमने लोग पैदा किए, लेकिन अमेरिका में किसी एक सुंदर पिचाई सत्या नडेला ने जाके नहीं बोला हम इंडिया डायस्पोरा पे क्या नाज करें। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि भारत में पैदा हुए शरीर भारतीय, वो अमेरिकन है, उनको कोई भारत औरत की चिंता नहीं है। तो भारत की चिंता उसको होगी जो भारतीय होगा, जिसको भारत की अस्मिता और उसके ऊपर प्रहार होने वाली बात परेशान करेगी। वो बिल्कुल परेशान नहीं हो, मौज में है अपने घरों में, ठीक है, आराम से हैं। अगर मौज में नहीं होते तो 1 लाइन का ट्वीट ही लिख दिया होता। तो मेरा ये मानना है कि अगर एक गूगल अमेरिका आज बंद कर दे, भारत से कनेक्शन काट दे, तो हमारा सारा डिजिटल पेमेंट कोलैप्स कर जाएगा। हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, हम नहीं लड़ने की स्थिति में हैं, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और आज जितने IITian हैं, जितने लोग हैं, जितने टैलेंट्स हैं, सब भाग भाग के वहां जा रहे हैं, भाग भाग के विदेशों में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अवसर नहीं है। तो हमें उस तरह के अवसर क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन मैं
एक सकारात्मक बहस और सकारात्मक बात जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि जरूरत है हमारे देश के टैलेंट को रोकने की। मान लीजिए आपने तमाम कड़े कानून बना दिए, पीएमएलए बना दिए, पैसा रोक के क्या करेंगे आप? पैसा तो बाय प्रोडक्ट है। यहां बैठे लोगों के जेब में पैसा ना हो, लेकिन क्या लगता है कि 24 घंटे बाद लोग पैसा नहीं पैदा कर देंगे? यहां से बाहर निकलेंगे तो सब अपने अपने जरूरत के हिसाब से पैसा कमा लेंगे। सबके अंदर भगवान ने, प्रकृति ने इतनी प्रतिभा दी है। तो कानून कॉस्मेटिक सर्जरी को मतलब रोकने के लिए जो आप बना रहे हैं, उससे जरूरत है कि टैलेंट को रोकने के लिए बनाएं। टैलेंट के लिए जैसे बीज के लिए गीली जमीन, मिट्टी, पानी का इंतजाम करना पड़ता है, उसी तरीके से टैलेंट को रोकने के लिए हमें वो गहरा और वो बेहतर इंतजाम करना पड़ेगा इस देश की सरकारों को। नहीं तो मैं बहुत गहरे में कह रहा हूं, कल भी मैंने बात बोली थी कि किसी के दिमाग में रोज रोज बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया नहीं आते। और जो दावा करता है, वो एक मूवी आई थी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, उसमें एक वर्ड इस्तेमाल करता है फुगाजी, यानी बकवास। जो रोज दावा करता है कि मुझे रोज ब्रिलियंट आइडिया आते हैं, वो बकवास करता है। किसी को रोज ब्रिलियंट आइडिया नहीं आते। ब्रिलियंट आइडिया आने में सदियों लगते हैं। जैसे मैं इस पूरे युग को 5-6 हिस्सों में बांट देता हूं, इसके बाद अपनी बात समाप्त करता हूं। पहला युग था जो गैदरर्स हंटर्स का था, जब आदमी सबसे कमजोर प्राणी था, पेड़ों पे छुप जाता था और दिन आधा निकलने के बाद निकलता था, महीने में 1-2 बार खाने को मिलते थे आदमी को। तब आदमी के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, वो जानवरों जैसा ही था। दूसरा, जब आदमी ने आग का आविष्कार किया, ये दूसरा युग मानता हूं। जब आग जलाने की कला आदमी ने सीख ली, तब आदमी के हाथ में पहली बार ताकत आई। तब वो हाथी, शेर, चीता सबको डराने लगा और धीरे धीरे अलाव जला के समूह में रहने लगा। ये दूसरा युग। तीसरा युग, जब उस आग के कारण आदमी के अंदर थोड़ा सिविलाइजेशन पैदा हुआ और ज्यादा समूह में इकट्ठा हुआ और गांव और बस्ती बनी। चौथा युग, जब खेती करने की कला आई और व्यवस्थाएं बननी शुरू हुई। पांचवा युग, जब उसके बाद उसमें से बुद्धिमान लोगों ने, उसमें से कोई राजा बन गया, कोई 100-50 गांव इकट्ठा करके और तकनीक विकसित हुई। छठवां युग, जब राजशाही के बाद तकनीकें विकसित होनी शुरू हुई, सेमी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइप की चीजें हुई। सातवां युग, जब फुल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। आठवां युग में मानता हूं जब कंप्यूटर आए इस दुनिया में। और 9वां युग में मानता हूं जब स्टार्टअप आया। और स्टार्टअप और एआई आने के बीच में मात्र 10 साल भी नहीं लगे हैं। आप ध्यान दीजिएगा। अब जो प्रोटोटाइप एआई के आएंगे, यहां जितने लोग बैठे हुए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें कोई एआई प्रोटोटाइप नहीं है। लेकिन 3 साल बाद हमारे, आप सबको ये बहुत मुश्किल से नहीं कह पाएंगे कि सभा में जितने लोग बिठाए गए इसमें 50 प्रोटोटाइप एआई हैं या 10 हैं। एकदम देखने में डिट्टो ऐसे ही लगेंगे जैसे हम आप दिखते हैं, छू के भी नहीं जल्दी बता पाएंगे। यानी आगे आने वाले समय में किसी सभागार को भरना होगा तो एक एजेंसी होगी, उसको ठेका दे दूंगा मैं, तो सभागार भर देगी। प्रोटोटाइप एआई 100 तरह के रूप मुखड़े चेहरे वाले बनाए, खूब बढ़िया जो है विसिल भी बजाएंगे, ताली भी बजाएंगे, खूब माहौल भी बना देंगे, सब कुछ काम पूरा फिट करके दे देंगे। और वीडियो क्लिप ऐसी बनेगी कि क्या शानदार सभा हुई, जबरदस्त, लोग मस्त हो जाएंगे। ये 3 साल के अंदर होने वाला है। जो डेवलपमेंट पिछले 3 लाख सालों में नहीं हुआ, वो डेवलपमेंट मैं कह रहा हूं कि अगले 3000 साल में हुआ, उसके अगले 300 साल में हो गया, अगले 30 साल में हो गया, अब घंटों में होगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आदमी की सत्ता बहुत रिडंडेंट होने वाली है, वो प्रभावी होने वाली नहीं है। और पहली बार मैं मानता हूं कि शायद होमो सेपियंस और मनुष्यता हारेगी एआई के सामने, क्योंकि करने के लिए हमारे पास कुछ सही में बचेगा नहीं। हाँ, जरूर है, ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा, लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन वाले उस पर्टिकुलर फेज को भी भरने के लिए वो तरीके, वो मॉड्यूल लोगों ने डिजाइन कर लिए हैं। लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि एआई के सबसे शानदार मॉड्यूल जो बनाए हैं वो हमारी बहनों और माताओं ने बनाए हैं, इंजीनियर्स जो हैं एआई के। क्यों? क्योंकि जो क्रिएटिविटी, जो रचनात्मकता परमात्मा ने औरतों में दी है, जो धैर्य, जो वाक, जो वाणी, जो स्मृति, जो मेधा, वो पुरुषों में नहीं दिया है। तो एआई के सबसे बेस्ट मॉड्यूल औरतों ने बनाए हैं। इसलिए इस भारत लिट फेस्ट में मैं औरतों को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। और नए युग में ये प्रवेश द्वार पर हम खड़े हैं, और प्रवेश द्वार के अंदर पूरी घुसने की जो है और
देखने की और उसको महसूस करने की जो क्षमता है हमारे अंदर, वो 3 साल के अंदर आ जाएगी। 3 साल से ज्यादा चौथा साल नहीं लगेगा, आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग फिर मिलेंगे कहीं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।